Hello everyone. I hope you all are doing well and welcome to this channel. सबसे पहली बात माय नेम इज़ डोलिका अन्नम एंड कल हमने एक नया लेसन शुरू किया था जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के साइंस पार्ट 2 बुक का सेकंड लेसन है जो है लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। ठीक है, उसके अलावा लाइफ पर्सन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2 भी है। तो ये है लाइफ पर्सन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। इसका फर्स्ट लेक्चर मैंने कल ही मैं अपलोड कर चुकी थी। ये हम सेकंड लेसन आज हम सेकंड लेक्चर हम आज देखने वाले हैं और इसमें हम पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। हमने कल एरोबिक रेस्पिरेशन ख़त्म कर दिया था और आज हम ध्यान देंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या होता है एक्चुअली में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन और इसमें कैसे कैसे हमें जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स थे, हम पूरा एनारोबिक रेस्पिरेशन को आज डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे ही नेम बताता है, कल हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में भी देखा था। उसका एरोबिक रेस्पिरेशन उसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जैसे ही नाम बता रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 का प्रेजेंट होता है, O2 जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें जैसे ही नाम बता रहा है O2 जो है एब्सेंट होता है, इसमें O2 का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है एन मतलब नहीं, प्रेजेंट नहीं होना, एरोबिक मतलब एयर का, तो O2 का प्रेजेंस नहीं है, इसका मतलब वो प्रोसेस हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके अलावा हमारे नेचर में ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में O2 नहीं होता है। वो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों शो करते हैं, जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि कुछ बैक्टीरिया, सब बैक्टीरियाज हो गए, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। फाइन। और उसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगाई हो गया। ठीक है, फंगाई के अलावा और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर एल्गी। ठीक है, ये सारे जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। इन सब के अलावा सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही नहीं, कभी कभी मैक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे एनिमल्स, कभी कभी बड़े बड़े एनिमल्स, कभी कभी प्लांट्स और कभी कभी ह्यूमन बींग्स भी, जी हाँ, ह्यूमन बींग्स भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों होता है। हमने कल देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों होता है हमारे बॉडी में, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी जो है इसका मेन मोटो है वो है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी जो मेन मोटो है वो है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो आज हम देखेंगे कि बिना ऑक्सीजन के हमारा बॉडी एनर्जी कैसे बनाता है, ये आज हम देखने वाले हैं। अब देखिए, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इससे जो एनर्जी मिलता है वो बहुत ही लेस अमाउंट में होता है। लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है एनर्जी, और लेस अमाउंट में क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो एनर्जी तो प्रोड्यूस होता है बट इट इज़ इन द लेस अमाउंट। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसमें सबसे पहली बात तो इसमें भी 2 स्टेप्स होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो एनर्जी प्रोडक्शन का मेथड है इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। सबसे पहले तो इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला 1 मिनट जी, सबसे पहला स्टेप होता है एज एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस हमने सेम प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी देखा था, वो ही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रिपीट करना होता है। उसके अलावा जो सेकंड प्रोसेस है वो उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। जी हाँ, इसमें दो प्रोसेस होते हैं। हमने देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वहाँ पर 3 स्टेप्स होते थे। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात जब हम करते थे उसमें 3 प्रोसेस इंक्लूडेड थे। फर्स्ट वाला था ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड वाला था TCA साइकिल दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और थर्ड वाला था ETCR मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। जबकि अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 स्टेप्स प्रोड्यूस होते हैं, वो है ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन।
ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस हम पहले से जानते हैं। सबसे पहले तो नाम में ही उसका आंसर छुपा है। क्या क्या है ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइको मतलब इट्स समथिंग रिलेटेड टू दी ग्लूकोज, और ग्लूकोज मतलब अल्टीमेटली इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। फाइन। और उसके अलावा जो लाइसिस होता है, लाइसिस वर्ड का मीनिंग क्या है? लाइसिस वर्ड का मीनिंग होता है ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो अल्टीमेटली जो है ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ, क्या ब्रेक डाउन कर रहे हैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फाइन। तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा कल का रिवीजन भी करवा देती हूँ साथ में, क्योंकि सेम प्रोसेस है एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो साथ में आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का रिवीजन भी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है। ये ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज जो है उसका ब्रेक डाउन तो होता है, और ग्लूकोज जाके कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? हम सभी को पता है, वो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब कल मैंने ये भी बताया आपको कि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड है। 6 कार्बन कंपाउंड मतलब ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। उसके अलावा पायरुविक एसिड में जो है 3 कार्बन होता है। तो अल्टीमेटली ये जाहिर सी बात है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिलता है। ठीक है, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस टू वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, और हमें क्या पढ़ना है, और हमें क्या जानना है? सबसे पहली बात तो ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। अब ये नेक्स्ट पायरुविक एसिड जो है अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। ये सब हमने कल पढ़ चुके थे, क्योंकि ये सेम प्रोसेस है इसलिए मैं सेम थिंग रिपीट कर रही हूँ फिर से। उसके अलावा ये सब तो हम सेम प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, इसलिए मैंने ये सब जो है कल डिटेल में पढ़ाया था आप लोगों को, इसलिए आप एक बार वो वाला लेक्चर भी देख लीजिए। फाइन। तो पायरुविक एसिड जो है एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बने थे पायरुविक एसिड के, तो एसिटिल कोएंजाइम एक के भी 2 मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब एसिटिल कोएंजाइम में भी यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड है, तो एसिटिल कोएंजाइम में भी नो डाउट ये भी 3 कार्बन कंपाउंड ही होगा। अब जैसे ही क्लास ये सब मैंने कल ही बताया था आपको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कल मैंने आपको बताया था कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है? जी हाँ, सही बात है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये हम पढ़ रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। सेलुलर रेस्पिरेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। फाइन। एरोबिक रेस्पिरेशन हमने कल पढ़ चुके थे, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड प्रोसेस इज फर्मेंटेशन। फाइन। अब ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, और फर्मेंटेशन भी यहाँ पर साइटोप्लाज्म में ही होता है। क्यों साइटोप्लाज्म में होता है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशंस है, जी, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ कहाँ किन जीवों में होता है? वो होता है स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, वरना कभी कभी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। अब ये जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करती हूँ, सबसे पहले आपको दिमाग में आता है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद आपको दिमाग में आता है वायरसेस। वायरसेस तो खैर कुछ करते ही नहीं है, तो उनको नहीं लेते हैं हम, चलिए बैक्टीरिया तक रखते हैं। फाइन। अब बैक्टीरिया में आप मुझे बताइए कि क्या बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होता है? जी हाँ, सभी को पता है कि ये न्यूक्लियस नहीं होता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अब जब बैक्टीरिया में न्यूक्लियस ही ना हो तो एसिटिल कोएंजाइम ए साइटोप्लाज्म में ही रहेगा, तो ग्लाइकोलाइसिस भी साइटोप्लाज्म में होना है, और फर्मेंटेशन भी साइटोप्लाज्म में ही होना है। पिछले बार जब हमने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था, मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ फिर से। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था? एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 पार्ट्स थे हमारे पास, 3 स्टेप्स होते थे। वो है ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारे पास आता था नेक्स्ट स्टेप TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और तीसरा आता था ATCR, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अब मैंने कल आपको समझाया था कि ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, ये हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता था सेल के। उसके अलावा जो TCA और ETCR होता था, वो दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते थे, है ना।
ये क्यों ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता था? क्योंकि यहाँ पर ही एक्चुअल एनर्जी प्रोडक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही तो है जो एटीपी बनाता है, राइट। तो सबसे पहली बात तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस जो साइटोप्लाज्म में होता है, वेरास टीसीए और ईटीसीआर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। लेकिन जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन मेनली टेक्स प्लेस इन द कहाँ पे टेक्स प्लेस होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया में हमें ना ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और न्यूक्लियस के साथ साथ हमें यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनेली भी देखने को नहीं मिलती है। नो ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ये सब आपको पहले से पता होगा, फाइन। ऑर्गेनेली नहीं है इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट ही होगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जब नहीं है तो इसके सारे प्रोसेसेस मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस भी जाहिर सी बात है वो भी कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में ही होगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस प्रकार हम जो है फर्मेंटेशन के बाद आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एनर्जी ऑब्टेन्ड, ठीक है, एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय anaerobic respiration, anaerobic respiration is very less। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। क्यों लेस होता है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। एक्चुअली तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एनारोबिकली रेस्पायर कर रहे हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कंपनसेट तो होना ही पड़ेगा, राइट। तो एनर्जी यहाँ पर क्या होता है? वो लेस प्रोड्यूस हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और वो भी मतलब भले ही आप देखो यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादातर किस में होता है? वो उसमें होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। और जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है तो उनका एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी उनका रिक्वायरमेंट भी कम ही होता होगा, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ज़्यादा काम नहीं करते हैं, तो इनको एनर्जी रिक्वायरमेंट भी लेस ही होता है। तो ये अपना जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से पूरा कर लेते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं और चीज़ें पढ़ते हैं। ये हो गया आपका पूरा एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, फाइन। ये हमने एक बार मैं फिर से आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ। आप एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए ताकि आप समझ जाए पूरा अच्छी तरीके से, फाइन। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1 चैप्टर। उसके अलावा हम आज पढ़ने वाले हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो है यहाँ पर O2 एब्सेंट होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो है जहाँ पर O2 प्रेजेंट होता है। ये बहुत सिंपल सी बात है। उसके अलावा ये किस किस में होता है? कुछ बैक्टीरियाज में, फंगाई में, एल्गी में, उसके अलावा एनिमल्स में, प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में भी कभी कभी हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन आखिर होता क्यों है? क्यों होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन? क्योंकि उसको प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के कारण एनर्जी प्रोड्यूस करना है अल्टीमेटली, इसलिए हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन की ज़रूरत है। और ये हमें पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो लेस अमाउंट में होता है, और वहाँ पर O2 भी प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वो लेस अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर O2 का एब्सेंस होता है, फाइन। अब मैं आपके स्टेप समझाती हूँ। एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप आपके पास आता है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड स्टेप आता है फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलाइसिस सेम एज जैसे हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा था। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हमारे पास 3 स्टेप्स थे, ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल और ईटीसीआर। तो जो सेम आपने एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, वही सेम ग्लाइकोलाइसिस आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी सेम वही है, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस एज नेम सजेस्ट, मैंने आपको नेम से ही बता दिया था। ग्लाइको मतलब समथिंग रिलेटेड टू द ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज इज नथिंग बट द कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा लाइसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस का अल्टीमेटली मीनिंग क्या आ जाता है आपके पास? व्हाट इज द डेफिनेशन? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस।
ओके तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे थे। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है एज नेम सजेस्ट ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। तो उसका ये इसमें सबसे मेन पॉइंट जो नोट करने वाली बात है वो है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है साइटोप्लाज्म में होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है एक्चुअली। वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस? तो ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। फाइन। अब उसका डेफिनेशन क्या आ जाएगा? प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने के बाद हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज जब ब्रेक हो जाता है वो हमें देता है पायरुविक एसिड। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन का कंपाउंड है और वो ब्रेक होता है पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन का कंपाउंड है। फाइन। आप समझ पा रहे हो? एक ग्लूकोज में जो है 6 कार्बन होते हैं, उसके अलावा एक पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होता है। तो ये जाहिर सी बात है कि हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिलते हैं। ये भी हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। उसके अलावा जो है हमारे पास जब एक बार जब हमारे पास ये पायरुविक एसिड बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद हमें क्या मिलता है? ये पायरुविक एसिड जो है एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने के बाद फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता था? फिर नेक्स्ट स्टेप ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल शुरू हो जाता था और ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा? ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में नहीं जाते हुए एसिटिल कोएंजाइम का ए का जो है ये फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फर्मेंटेशन भी जो है आपके पास सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो है एक बार जब ग्लाइकोलाइसिस ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन और फर्मेंटेशन भी आपको साइटोप्लाज्म में होता है। ओके फाइन। अब क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है क्यों माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता है? क्योंकि हमें पता है ये एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब हमारे सबसे पहले सपोज हम बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं और बैक्टीरिया में ना ही हमारे पास ऑर्गेनेली होते हैं और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसलिए जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सारे साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन का हमने कल ही एक बार फिर से रिवीजन कर रही हूँ मैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें 3 स्टेप्स थे। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और ETCR। फाइन। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये एक्चुअली मैंने कल भी कवर किया था पॉइंट। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म में होता है, उसके अलावा TCA और ETCR जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये पूरा है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। इसके अलावा एक पॉइंट जो बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है जो वो है एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द एनारोबिक रेस्पिरेशन इज वेरी लेस। एनर्जी जो हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिलता है वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है और वो होता है मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्योंकि वो उनके साइज़ भी छोटा होता है और उन ज़्यादा प्रोसेसेस भी नहीं करते हैं, ऊपर से वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है सिंगल सेल्ड होते हैं, तो उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है और वो अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट एनारोबिक रेस्पिरेशन से फुलफ़िल कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम देखने वाले हैं एक नेक्स्ट टॉपिक होता है आपके पास, वो है एनर्जी प्रोडक्शन बाय डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। ये जो आपके पास नोट्स हैं, ये अगर नोट्स आपको चाहिए तो मैं आपको अपलोड कर दूँगी, आप उसमें से देख सकते हैं। तो अभी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा। जी हाँ। ठीक है, तो हम अभी एक काम करते हैं, हम एक जो हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में अभी तक पढ़ा है वो एक बार टेक्स्ट बुक से भी रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें समझ पाए कि हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं या नहीं किए हैं। और उसके अलावा हमारा टेक्स्ट बुक रीडिंग भी एक साथ हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इवन इंटरेस्टेड, नॉट इवन टेक देयर बुक्स, नॉट इवन ओपन द बुक्स एंड रीड द लेसन्स, राइट। जो मैम लोग, जो आपके टीचर्स आपको देते हैं नोट्स और डाइजेस्ट, उसी का आप आंसर्स
रट्टा मारते हैं और उसको पढ़ते हैं, आप समझते नहीं हैं। फाइन। तो समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइंस को अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो बाद में जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो आपका इंग्लिश है। अगर आपको इंग्लिश आता है और साइंस समझ में आता है तो बस आंसर्स तो आप खुद ही दिमाग में तैयार कर सकते हैं। फाइन। तो समझना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे एनर्जी प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। फाइन। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से हम एनर्जी प्रोडक्शन कैसे करते हैं एक बार रीड मार लेते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, cannot live in presence of oxygen. Example, many bacteria. Such living organisms has to perform the anaerobic respiration for energy production. Glycolysis and fermentation. Glycolysis and fermentation are the two steps of anaerobic respiration. Glucose is incompletely oxidized and less amount of energy is obtained in this type of respiration. तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ग्लूकोज जो है यहाँ पर इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। ये जो ग्लूकोज है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम देखा जाए तो वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है, वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है, इसलिए हमें प्रोडक्शन लेस होता है। और ग्लूकोज कब कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है? ग्लूकोज को अगर आप कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन करना चाहते हो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है? ऑक्सीजन ज़रूरत है। और ऑक्सीजन नहीं होने के कारण यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रहता है क्या? नहीं। तो इसलिए हमने फुल मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने को मिलता ही नहीं है। फाइन, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके अलावा लिखा है पायरुविक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलाइसिस इज कन्वर्टेड इनटू अदर ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अल्कोहल विद सम एंजाइम्स इन दिस प्रोसेस। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो सेंटेंस है। जो पायरुविक एसिड है, ये मैंने आपको बताया है पायरुविक एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है। थ्रू ग्लाइकोलाइसिस इज कन्वर्टेड इनटू अदर ऑर्गेनिक एसिड्स। पहले मैंने बताया आपको कि एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड को कैसे कन्वर्ट किस में कन्वर्ट कर लेते थे? एसिटिल कोएंजाइम ई में कन्वर्ट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है सम अदर ऑर्गेनिक एसिड्स में। ऑर्गेनिक एसिड्स में हमें उसको कन्वर्ट करना होता है। फाइन। और ऑर्गेनिक एसिड्स में एक बार कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद उसका फर्मेंटेशन हो जाता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी नहीं है। उसके अलावा दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। तो ये आपका ये डेफिनेशन हो जाता है। एक बार मैं फिर से हाईलाइट कर देती हूँ अच्छे कलर से। ये देखिए आपका डेफिनेशन क्या हो जाएगा फर्मेंटेशन का? पायरुविक एसिड प्रोड्यूस थ्रू द ग्लाइकोलाइसिस इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स इन दिस प्रोसेस। दिस इज द कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। उसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही नहीं, सम हायर प्लांट्स, एनिमल्स, aerobic microorganisms also perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration. अब ये जो हायर प्लांट्स और जो भी चीज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं उनको एनारोबिक रेस्पिरेशन करने की क्या ज़रूरत है? वो फिर से क्यों एनारोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन करना चाहते हैं? कि आप ह्यूमन बींग्स की ही बात कर लीजिए। ह्यूमन बींग्स कभी कभार ऐसा होता है कि वो ऑक्सीजन लेस रीजन में जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो पहाड़ियों में रहते हैं। फाइन। जो हायर एल्टीट्यूड्स में अगर हम रहते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। अब जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल हमें नहीं होता है, तब हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स में भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। उसके अलावा जो है ह्यूमन बींग्स में कब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब। हम ह्यूमन बींग्स जो है एक्सरसाइज करते हैं, जी हाँ। तो एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारा बॉडी जो है बहुत स्ट्रेन करता है, बहुत स्ट्रेस लेता है। तब क्या होता है, जो हमारे मसल्स होते हैं उस मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाना शुरू हो जाता है। मसल्स में जो है लैक्टिक एसिड जमा हो जाना शुरू हो जाता है, और लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण O2 जो ऑक्सीजन है उधर सही से नहीं पहुंच पाता है, इसलिए फिर हमें थकान होती है। सबसे पहली बात हमें थकान होती है, और उसके अलावा जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन
शुरू हो जाता है। तो ये दो केसेस हैं जहाँ पर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स भी एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, हम एक बार उसको भी पढ़ते हैं। सीड्स परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सॉइल इन सबमर्ज अंडर द वाटर ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। सीड्स जो है जब सॉइल के अंदर होते हैं, सबमर्ज्ड होते हैं, मतलब डूबे हुए होते हैं, तो वहाँ पर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है। सिमिलरली our muscles also perform anaerobic respiration while performing the exercise. Due to this, less amount of energy is produced in the body and lactic acid accumulates due to this we feel tired. ठीक है, ये हो गया आपका पूरा एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। इसके अलावा और भी कुछ है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। आपके टेक्स्ट बुक के ही PDF है ये सब कुछ। ये देखिए, इसे देखिए एक बार। ये आपको आप ये बता सकते हैं इसके आंसर्स। विच टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन ग्लूकोज? जी हाँ, वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, whereas एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है वो है विच सेल ऑर्गेनेल इज नेसेसरी फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। फाइन, माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ATP जनरेट होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है ग्लूकोज का। ये इसका इस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में और कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में। ठीक है, फाइन। अब इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। हमें एनर्जी कैसे मिलती है डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स से, ये हम देखने वाले हैं। फाइन, तो ये इसको एक बार मैं समझा देती हूँ रिटन में, उसके बाद फिर हम फिर से टेक्स्ट बुक पे आके पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, तो एक बार यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए। सबसे पहले तो हमारे पास डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स होता है। जब हम फूड लेते हैं, वी टेक फूड इनसाइड एंड वी गेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। कैन यू लिस्ट मी सम इम्पॉर्टेंट फूड कंपोनेंट्स? सबसे पहले बात तो सबसे पहले हमारे मुंह में हमारे दिमाग में आता है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड हमारे पास आता है प्रोटीन्स और थर्ड हमारे पास आता है फैट्स। जी, तो यही तीन ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में और हमारे फूड से हमें मिलते हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं और मिनरल्स के साथ साथ हमारे फूड से वाइटामिन्स भी मिलता है। वाइटामिन्स के साथ साथ हमारे पास फाइबर होता है, वो सब भी हमें मिलते हैं। बट मेन थ्री आर दीज थ्री, दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, चलिए फाइन। अब एक बात देखिए कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन से हमें एनर्जी कैसे मिलती है। फाइन, तो प्रोटीन्स, सबसे पहली बात तो ये एक्चुअली हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि प्रोटीन्स जो है वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। इससे जो है हमारी बॉडी बनती है। बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जो एथलीट्स होते हैं, हर रोज़ उनका प्रोटीन इंटेक, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन वो कंज्यूम करते हैं और वो हर रोज़ करते हैं। क्यों? ताकि उनकी बॉडी जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी रहे और बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो उनके बॉडी में। फाइन, तो और जैसे कि हम सभी को पता हो, आप सभी को पता होगा कि प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? एग्स में। फाइन, एग्स के अलावा हमें मिलता है मिल्क में। ओके, उसके अलावा जो प्रोटीन का मेजर सोर्स होता है वो है एनिमल फैट। जी हाँ, एनिमल फैट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए जो एथलीट्स वगैरह जो भी है वो प्रेफर करते हैं, मतलब वो लोग ज़्यादातर नॉन वेज होते हैं, उनको चिकन, फिश ये सब खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनिमल फैट में ही सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। फाइन, अब मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सभी को याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये पॉइंट अगर आप अपने एग्ज़ाम की आंसर में इंक्लूड करते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके अलावा आपके मार्क्स भी बढ़ते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन ये नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फाइन, सबसे पहली बात ये है कि एक प्रोटीन खाने से हमें 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है पर ग्राम।
पर ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें इतना 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलती है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी होती है। ये हमें देखने से पता नहीं चलती, हम अभी तो ऐसे हमें पता नहीं कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 4 किलो कैलोरीज ही तो है। नहीं, किलो कैलोरीज एक बहुत ही बड़ा यूनिट होता है। एनर्जी का सबसे बड़ा यूनिट होता है कैलोरीज, किलो कैलोरीज, फाइन। तो उससे हमें 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी हमें मिलता है, फाइन। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन्स के अलावा, वो है नेक्स्ट न्यूट्रिएंट हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट्स, फाइन। अब कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दे आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स से हमें एनर्जी कैसे मिलती है ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम एटीपी में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हमें एनर्जी मिलती है। उसके अलावा हम फैट से भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले जो है उसको एटीपी में बदलना होता है। अब एटीपी में बदलने के लिए हम डायरेक्टली एटीपी में तो नहीं बदल सकते हैं, उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं उसको सबसे पहले हमें अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करना होता है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है एनर्जी प्रोडक्शन का। तो प्रोटीन्स को हमें अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा प्रोटीन्स आर गेट कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स, वेयरएज कार्बोहाइड्रेट्स को जो है हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम कन्वर्ट करते हैं पायरुविक एसिड्स में, पायरुविक एसिड्स, ठीक है। अब एक बार ये कार्बोहाइड्रेट्स पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट हो गए और उसके बाद फैट्स को हम कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड्स में। चलिए, और इन सब से जो अमाइनो एसिड्स, पायरुविक एसिड्स और फैटी एसिड्स जो कन्वर्ट हुए हैं, इन सब से हमें एनर्जी मिल जाती है, फाइन। अभी हम एक बार टेक्स्ट बुक रीडिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक रीडिंग से हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है, और उसके बाद हमारे पॉइंट्स टू पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए आप, यस। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो बॉडी फंक्शन जितना कार्बोहाइड्रेट लेना है उतना ले लेता है। उसके अलावा जो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स बच जाते हैं वो लिवर और मसल्स में स्टोर करते हैं, और वो भी लिवर और मसल्स में भी किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। उसके अलावा प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग टुगेदर मैनी अमाइनो एसिड्स। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को मिलकर हमें प्रोटीन मॉलिक्यूल मिलते हैं। अगर हमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स चाहिए तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हमें किससे मिलना है, अमाइनो एसिड से। अगर अमाइनो एसिड्स के बीच में बॉन्डिंग होगी तो हमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मैंने आपको बताया भी है, दैट प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट क्लास प्रोटीन। जो एनिमल ओरिजिन का प्रोटीन है, एनिमल ओरिजिन प्रोटीन मतलब एनिमल फैट, ठीक है। एनिमल की जो प्रोटीन्स होती है, जो एनिमल्स खाने से हमें जो प्रोटीन मिलता है उसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन माना गया है। फर्स्ट क्लास प्रोटीन मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। और ये पॉइंट भी मैंने कवर किया है आपका। वी गेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन से कितना कम है 1 ग्राम, आप सोचिए जितने छोटे अमाउंट से हमें कितना बड़ा एनर्जी प्रोडक्शन मिल रहा है। अमाइनो एसिड्स आर ऑब्टेन बाय डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। जी हाँ, ये हमने कवर किया है दैट प्रोटीन से अगर हमें एनर्जी लेना है तो उसको सबसे पहले अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो अमाइनो एसिड्स आर ऑब्टेन आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। दोज अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन्स ऑफ सेल वाया ब्लड। अब ये अमाइनो एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है ईच ऑर्गन एंड सेल वाया ब्लड में वो सबसे पहले अमाइनो एसिड्स घुल मिल जाते हैं और वो ब्लड जो है सभी ऑर्गन्स को अमाइनो एसिड्स पहुंचा देता है। फ्रॉम दिस अमाइनो एसिड्स ऑर्गन्स
प्रोड्यूस, शायद ये थोड़ा सा छुप गया, नेसेसरी फॉर देमसेल्व्स एंड होल बॉडी, ऑर्गन्स प्रोड्यूस एनर्जी हो सकता है वहाँ पर, जो इसी अमाइनो एसिड से ऑर्गन और सेल्स जो है अपने जो उनके उनके नेसेसिटी के हिसाब से अपना अपना एनर्जी प्रोडक्शन कर देते हैं। फाइन। इसके अलावा एक और हमने पढ़ चुके हैं तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, वो है लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स मतलब ऑलमोस्ट फैट्स। फाइन। अब यहाँ पे हम हाईलाइट भी कर लेते हैं इसको पढ़ते पढ़ते। द सब्सटेंसेस फॉर्म बाय स्पेसिफिक बॉन्डिंग बिटवीन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल आर कॉल्ड एज लिपिड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन द फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल इज कॉल्ड एज लिपिड्स। मतलब लिपिड्स बेसिकली होता क्या है ये आप एक बार समझ लीजिए और उसके बाद फिर हम इसे पढ़ते हैं। फाइन। तो मैं आपके लिए एक नया पेज ले लेती हूँ यहाँ पर। जी। तो अभी हम प्रोटीन्स के बारे में हमने पढ़ लिया है कि प्रोटीन्स कहाँ कहाँ होते हैं, कौन सा मेन सोर्स है, कितना एनर्जी हमें मिलता है, ये सब हमने प्रोटीन्स के बारे में बताया। अब बारी आती है लिपिड्स की। लिपिड्स आर नथिंग बट दी फैट मॉलिक्यूल्स। फाइन। लिपिड्स क्या होता है? नथिंग बट दी फैट्स। अब देखिए, अब फैट्स को डाइजेस्ट करने पे हमें क्या मिलता है? फैटी एसिड्स मिलता है। लिपिड्स को, जैसे प्रोटीन्स को हमें डाइजेस्ट करने पे अमाइनो एसिड्स मिलता था, लिपिड्स को हमें डाइजेस्ट करने के बाद हमें मिलता है फैटी एसिड्स। ठीक है। और ये फैटी एसिड्स जो है उसके बाद फिर जैसे हमने पहले पढ़ा था, ये फैटी एसिड्स सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में। फाइन। अब ये फैटी एसिड्स के साथ साथ हमें एक और चीज़ मिलती है यहाँ पर, वो है अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैटी एसिड्स के साथ साथ हमें यहाँ पर एक और चीज़ मिलता है, वो है अल्कोहल। अब देखिए, अब लिपिड्स का जो है वो डाइजेशन होता है फैटी एसिड्स और अल्कोहल में। अब इसके साथ साथ लिपिड्स जो है डाइजेस्ट होने के बाद हमें सेल्स में जाके वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देती हूँ कि जब लिपिड्स का डाइजेशन होता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो वो 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है पर ग्राम। 1 ग्राम में वो 1 ग्राम से वो 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो आप देखिए, ये तो प्रोटीन से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना। प्रोटीन्स तो हमें सिर्फ 4 किलो कैलोरी एनर्जी देती थी पर ग्राम, लेकिन आप देखिए पर ग्राम मतलब ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट होता है। तो उतने अमाउंट से आप देखिए 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलना, इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग। फाइन। तो ये 9 किलो कैलोरी ऑफ कैलोरी एनर्जी देता है 1 ग्राम से। उसके अलावा ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि लिपिड्स हमें प्रोटीन्स तो हमें फिर भी मैंने बता दिया कि प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग में काम आती हैं। यू नो एथलीट्स यूज़ करते हैं और उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन्स यूज़ करते हैं हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, स्टिफ बनाने के लिए, मसल्स को हार्ड बनाने के लिए प्रोटीन्स काम आता है। इसके अलावा फैट्स किस काम में आते हैं? हम नॉर्मली देखते हैं कि फैटी फूड नहीं खाना चाहिए, लिपिड कंटेनिंग फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा फैट्स कंज्यूम नहीं करना चाहिए, मोटे हो जाते हैं वगैरह हम सुनते हैं। लेकिन फैट्स आर एक्चुअली यूजफुल। फैट्स भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ काम करना आता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फैट्स का कुछ काम नहीं होता, बट फैट्स आर वेरी यूजफुल। तो कम अमाउंट में ही सही हमें फैट्स भी कंज्यूम करने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करने से ये भी एक ये हो क्राइटेरिया आ जाता है कि हम ज़्यादा वेट पुट ऑन करना शुरू हो जाता है। तो उसके इसलिए फैट्स जो है कम अमाउंट में लेते हैं। क्यों कम अमाउंट में लेते हैं? क्योंकि कम अमाउंट में भी वो देखिए आप इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसको ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो वो इविल इफेक्ट शो करता है, दैट इज पुटिंग ऑन आर वेट। फाइन। इसलिए फैट्स को कम अमाउंट में लेते हैं क्योंकि कम अमाउंट में भी वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब फैट्स किस जगह किस 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 की काम आता है? फैट्स का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है वो है फॉस्फोलिपिड्स। जी हाँ, फॉस्फोलिपिड्स। और फॉस्फोलिपिड्स जो है वो
कहाँ पे होता है, शायद आप सभी को पता होगा, फॉस्फोलिपिड्स जो है सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम आता है। जी हाँ, सेल मेम्ब्रेन में जो है फॉस्फोलिपिड्स का बहुत योगदान होता है। पूरा का पूरा सेल हमें पता है कि हमारा पूरा बॉडी सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, और उसमें भी हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन होता ही है। तो फॉस्फोलिपिड्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में काम आता है। उसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स और किस किस के काम आता है, फॉस्फोलिपिड्स जो है कुछ हार्मोन्स में भी होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन। ये हो गया, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है हमारे बॉडी में। एस्ट्रोजन के अलावा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन ये भी एक हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में। इसके अलावा और कुछ हार्मोन्स में हमारे ये जो है लिपिड्स काम करते हैं। फाइन, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स में भी हमें लिपिड को देखने को मिलता है। तो ये हो गया पूरा लिपिड्स के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लिपिड्स जो है फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स देते हैं हमें, और उसके अलावा ये 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा ये सब कुछ यूजेस है लिपिड्स के। तो आइए हम एक बार टेक्स्ट बुक रीडिंग कर लेते हैं लिपिड्स के बारे में, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या एक्चुअली टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और कुछ अगर पॉइंट्स छूट भी जाए तो वो भी कवर हो सकता है। फाइन, तो ये देखिए, द सब्सटेंसेस फॉर्म बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल इज कॉल्ड एज लिपिड्स। Fine. Digestion of lipids consumed by us is nothing but their conversion into lipids and fatty acids and alcohol. तो digestion of lipids, हम जब lipids को digest करेंगी तो हमें क्या मिलता है, सबसे पहले तो fatty acid मिलता है, उसके अलावा हमें alcohol मिलता है। क्यों ऐसे मिलता है, क्योंकि हमें पता है दैट फैटी एसिड्स किससे बना होता है। एक मिनट मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर जो लिपिड्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं फैटी एसिड्स और प्लस अल्कोहल से। तो जब हम लिपिड्स को डाइजेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, फैटी एसिड मिलेगा और अल्कोहल मिलेगा, और इसी फैटी एसिड से हमें एनर्जी भी मिलती है। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले लिपिड्स का फैटी एसिड्स पे कन्वर्ट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उसके अलावा और क्या लिखा है, फैटी एसिड्स, एक मिनट, हाँ, फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी। ये हमें पता है एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर ब्लड जो है हर एक ऑर्गन को वो अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट करता है। उसी प्रकार फैटी एसिड्स भी जो है हर जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। वो सबसे पहले एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में और हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फ्रॉम दोज फैटी एसिड्स डिफरेंट सेल प्रोड्यूस डिफरेंट सब्सटेंसेस नेसेसरी टू टेंसिल्स। उसके अलावा उससे उस फैटी एसिड से जो है फिर डिफरेंट सेल्स जो है अपने नेसेसरी के हिसाब से, अपने नेसेसिटी के हिसाब से अपना अपना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स में हमने देखा था। अब देखिए ये फैटी एसिड्स कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यहाँ पर इन्होंने समझाया है। मॉलिक्यूल्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फॉर्म फ्रॉम फैटी एसिड्स। जो सेल मेम्ब्रेन को प्रोड्यूस करने वाले जो मेन कंपोनेंट्स है, जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड्स, वो किससे बने होते हैं, फैटी एसिड से। और ये फॉस्फोलिपिड कहाँ पे होता है, एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप सभी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल का कवरिंग है, आउटर मोस्ट सरफेस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। फाइन, बिसाइड्स फैटी एसिड्स आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स लाइक, कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी, प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, और एल्डोस्टेरोन भी एक हार्मोन है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है। अब इसके अलावा एंड द कवरिंग अराउंड द एक्सॉन ऑफ नर्व सेल्स, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये कुछ हो जाता था, हमें मिस हो जाता था, वो है कवरिंग अराउंड द एक्सॉन्स ऑफ नर्व सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्सॉन्स होता है, एक्सॉन्स क्या होता है, सपोज ये एक नर्व सेल है, तो नर्व सेल के
वो 3 मेन पार्ट्स होते हैं, एक्चुअली कहा जाए तो 4 मेन पार्ट्स होते हैं। फाइन, ये सेल का बॉडी हो गया, सेल के बॉडी के अंदर सेल का न्यूक्लियस होता है, ये जो मैंने ब्रांचेस टाइप बनाया वो डेंड्राइट्स बोलते हैं, ये जो लंबा डंडी जो मैंने सेल का बनाया है वो उसको एक्सॉन बोलते हैं, ये होता है एक्चुअल एक्सॉन ऑफ द नर्व सेल, ठीक है, और ये जो है नर्व एंडिंग्स होते हैं। फाइन, तो ये जो एक्सॉन का कवरिंग बनाने के लिए यूज़ होता है हमें लिपिड्स का, ठीक है, तो एक्सॉन के जो कवरिंग होते हैं ये किससे बने होते हैं, लिपिड्स से। तो वही लिखा है द कवरिंग अराउंड द एक्सॉन्स ऑफ द नर्व सेल। और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो है वी गेट 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड्स। हमें कितना एनर्जी मिलता है, हमें मिलता है 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और ये जो है प्रोटीन से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। जो एक्सेस लिपिड्स बच जाते हैं, कुछ लिपिड्स जो है बॉडी में रह जाते हैं, भले ही पूरा बॉडी कंज्यूम कर लेती है जितना उसको एनर्जी, जितना उसको चाहिए, फिर भी कुछ लिपिड्स बच जाते हैं। वो लिपिड्स जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में स्टोर हो जाते हैं, एडिपोस टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। तो इसीलिए हमें कहते हैं कि जो लिपिड्स अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपको कम मात्रा में कंज्यूम करनी चाहिए। मैं आपको समझा देती हूँ, लास्ट पॉइंट शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अभी हमने देखा था, कार्बोहाइड्रेट्स जो है अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, वो स्टोर हो जाते हैं लिवर में। लिवर में किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एक कंपाउंड है ग्लाइकोजन, इसके फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाते हैं लिवर में। फाइन, अब जब भी कभी कभी होता है कि हम कभी लेट खाना खाते हैं या कभी फास्टिंग करते हैं, तो यही ग्लाइकोजन जो है हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करता है। उसके अलावा जो है हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, प्रोटीन्स भी जो है हमें कभी कभार बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं, तो एक्सेस अमाउंट के जो प्रोटीन्स है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, NH3 को अमोनिया बोलते हैं। फाइन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो ये NH3 जो है अमोनिया है, ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और ये बाहर निकल जाता है, ये यूरिया के साथ, यूरिन के साथ हमें बॉडी के बाहर निकल जाता है। जो एक्सेस प्रोटीन्स है वो सबसे पहले प्रोटीन्स अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और वो यूरिन के साथ साथ बाहर निकल जाता है अगर हमारे बॉडी में एक्सेस प्रोटीन हो तो। उसके अलावा अगर हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट्स हो, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट्स जो है वो कहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाता है, वो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो ये एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू ही है जो हमें मोटा बनाता है, ठीक है, इसीलिए हमें कहते हैं कि फैट्स जो है वो हमें लेस क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए प्रोटीन्स का जो अगर ज़्यादा मात्रा में हो गए तो वो तो फिर भी आपको बाहर निकल जा रहा है बॉडी के, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कार्बोहाइड्रेट्स भी आप देखिए वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और ये ग्लाइकोजन भी जब हम भूखे रहते हैं तो इससे हमें एनर्जी मिलती है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए फैट्स जो है वो फैट्स एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर हो जा रहा है, और इससे हमें हमारे बॉडी में फैट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हम मोटे हो जाते हैं, हम वेट पुट ऑन कर लेते हैं। इसीलिए जो है फैट्स हमें लेस क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए। तो ये हो गया आपका, ये भी जो मैंने यहाँ पर नोट बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आपको फिर से हाईलाइट करके बता देती हूँ। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस में स्टोर होते हैं, वो लिवर में स्टोर होते हैं। लिवर में भी वो आपको ग्लाइकोजन के फॉर्म में दिखते हैं, और जब भी हम फास्टिंग करते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जब हम प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं, तो प्रोटीन्स जो है हमें वो अगर एक्सेस अमाउंट में है तो वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनिया से फिर वो बाहर निकल जाता है यूरिन के फॉर्म में। उसके अलावा जब फैट्स हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में आ जाते हैं तो फैट्स जो हैं वो स्टोर करना शुरू हो जाते हैं एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में। राइट,
ये एक टाइप का टिश्यू होता है हमारे बॉडी में, वो स्टोर कर जाते हैं और जिसके कारण हमें फिर वेट पुट ऑन करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका अगर सभी ये हो गया आपके सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। इसके अलावा आपके टेक्स्ट बुक में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है आपके टेक्स्ट बुक में, और इससे क्वेश्चन आता ही है इससे, और इससे हर बार क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। इस बार या नहीं तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में, नहीं तो जो आप प्री बोर्ड्स देते हो, मॉडल एग्जाम्स देते हो, उसमें तो भी आपको ये कभी ना कहीं पूछेंगे। नहीं तो अगर आप स्कूल में जो एग्ज़ाम्स देते हो, जो आपके टीचर्स आपसे जो यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, ये अगर आप देते हो, तो कहीं ना कहीं पूरे 10th स्टैंडर्ड में एक ना एक एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाता है। ठीक है, तो इतना इम्पॉर्टेंट टेबल है ये। इसमें क्या बताया है, जो प्रोटीन्स है उसको हम अमाइनो एसिड्स पे कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये अमाइनो एसिड्स जो है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। तो वो काम क्या है ये हमें बताया है। सबसे पहला काम उनका क्या है, सबसे पहले देखिए, स्किन में अमाइनो एसिड्स मिलते हैं मेलानिन एंड केराटिन के फॉर्म में। मेलानिन और केराटिन जो है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, वो स्किन में हमें मिलता है। स्किन में हमें मेलानिन होता है, जिसके कारण हमें हमारा कलर जो कॉम्प्लेक्शन है वो हमें पता चलता है। उसके अलावा केराटिन होता है, स्किन में भी होता है, बालों में भी होता है, तो जिसके कारण हमारे बाल जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। उसके अलावा अमाइनो एसिड जो हमें बोन में देखने को मिलता है उसको बोलते हैं ओसीन। फाइन, इस ओसीन अमाइनो एसिड्स ये एक ओसीन जो है अमाइनो एसिड है जो हमें बोन में देखने को मिलता है। उसके अलावा जो सेल्स में अमाइनो एसिड्स देखने को मिलता है, वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड वेरियस एंजाइम्स, वो जो सेल्स में देखने को मिलता है वो सेल मेम्ब्रेन और डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स बनाने के काम आता है। इसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड जो ब्लड में देखने को मिलता है वो है हेमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो आपको हायर स्टडीज में पता चल जाएगा। फाइन, उसके अलावा मसल्स में कुछ अमाइनो एसिड्स हमें देखने को मिलता है, वो है एक्टिन, मायोसिन एंड मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स। फाइन, एक्टिन और मायोसिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं मसल्स में, और यही अमाइनो एसिड्स के कारण हमारे मसल्स को हम कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, रिलैक्स कर पाते हैं, जो भी काम हम कर पाते हैं वो सब हम इन्हीं दो अमाइनो एसिड्स के कारण कर रहे हैं। फाइन, इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्लैंड है हमारी बॉडी में जो हमारे ब्रेन में लोकेटेड होता है। वो ग्लैंड्स में जो है डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स जनरेट होते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स जनरेट होता है उसका प्रिंसिपल ग्लैंड है, सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है जो डिफरेंट हार्मोन्स को जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये हार्मोन्स भी जो है हमें अमाइनो एसिड्स, इन हार्मोन्स में भी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसके अलावा पैनक्रियाज में भी अमाइनो एसिड्स होते हैं। पैनक्रियाज भी कुछ हार्मोन जनरेट करता है जैसे कि इंसुलिन और ट्रिप्सिन। तो ये इंसुलिन और ट्रिप्सिन में भी अमाइनो एसिड्स का रोल प्ले होता है। तो इतना सारा अमाइनो एसिड्स का रोल होता है बॉडी में, और ये टेबल जो है एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है। ये एग्ज़ाम मैं एक काम करती हूँ, अच्छे हैंड राइटिंग में लिख लेती हूँ ताकि इसमें नज़र पड़े। ये एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है। फाइन, ठीक है, तो ये जो है आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपको ये ज़रूर ही आता है, और हर स्कूल टीचर जो है ये टेबल सभी को लर्न करवा कर ही रखती है। फाइन, इसके अलावा हमने एक और हमारे पास और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और विटामिन्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। तो उसके बारे में भी हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि उनको क्यों छोड़ना। फाइन, वो भी तो हमारे न्यूट्रिएंट्स ही हैं। तो एक बार विटामिन्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन्स आर द ग्रुप ऑफ हेटेरोजेनस कंपाउंड। विटामिन्स जो है हेटेरोजेनस कंपाउंड से बने होते हैं, ऑफ विच ईच एसेंशियल प्रॉपर ऑपरेशन वेरियस प्रोसेस इन द एसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन द बॉडी। और ये विटामिन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली विटामिन्स को हम मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड, मेजर न्यूट्रिएंट्स हम
मटेरियल न्यूट्रिएंट्स के ग्रुप में हम नहीं रखते हैं, बट वाइटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग। फाइन, जो जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं बॉडी में, उसके लिए विटामिन का प्रेजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन नहीं है तो फिर हमारी बॉडी जो है अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। उसके अलावा देर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ वाइटामस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। टोटल 6 मेन टाइप्स ऑफ वाइटामस होते हैं। वो क्या क्या होता है? A B C D E एंड K। इस A B C D E और K में से जो A D E K होता है वो फैट सॉल्यूबल होता है। इसके अलावा जो B और C होता है, बी और सी जो है वाटर सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं। जो ADE K होते हैं वो फैट सोल्यूबल, BC आर वाटर सोल्यूबल। इसके अलावा जो है जो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में, मतलब कल के लेक्चर में हमने देखा था, दो मेन एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ा था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था वो है FADH2 और दूसरा है NADH2। तो ये दोनों जो है एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स है, जैसे हमने ATP के बारे में पढ़ा था। तो ये जो FADH2 और NADH2 है, ये दोनों भी विटामिन से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो इन लोगों का प्रोडक्शन भी विटामिन ही करता है। कैसे? ये देखिए, वी हैव सीन दैट FADH2 एंड NADH2 आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस लाइक ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स ही इसके पीछे का पूरा राज है। तो ये देखिए, विटामिन्स लाइक राइबोफ्लाविन जो है विटामिन B2 को कहा जाता है, एंड निकोटिनामाइड जो है विटामिन B5 को कहा जाता है। ये विटामिन्स ही NADH2 और FADH2 के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये मैं आपको फिर से एक और बार समझा देती हूँ पूरे क्लियरली। एक बार नोट बना के मेरे हैंड राइटिंग में आप एक बार समझ लीजिए। विटामिन्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में। विटामिन्स का क्या रोल होता है? प्रॉपर फंक्शनिंग, एक मिनट ना, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसके अलावा विटामिन्स जो है टोटल 6 टाइप्स के विटामिन्स होते हैं। इसमें कौन से टाइप्स के विटामिन्स होते हैं? A B C D E एंड K। अब A B C D E और K में से जो A D E और K विटामिन है, ये सब जो है फैट सॉल्यूबल होता है। और इसके अलावा जो बाकी बचे 2 विटामिन होते हैं, मतलब B और C की बात कर रही हूँ, ये जो है वाटर सॉल्यूबल होता है। फाइन, मतलब B और C विटामिन को अगर आप वाटर में वाटर में घुलाने की कोशिश करोगे तो वो घुल जाएंगे, सॉल्यूबल। और उसके अलावा ADE को अगर आप फैट में घुलाने की कोशिश करोगे तो वो घुल जाएंगे। तो ये रहे आपकी टोटल विटामिन्स के बारे में कहानी। अब विटामिन्स का जो है, हमने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने अभी पढ़ा है कि जो हमने एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, NADH2 और दूसरा है FADH2। ये इस सब के बारे में मैंने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। NADH2 का फुल फॉर्म अगर आपको, मैंने पिछले लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं इस लेक्चर में फिर से बता देती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। फाइन। इसके अलावा जो FADH2 का फुल फॉर्म होता है वो भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। FADH2 का फुल फॉर्म होता है फ्लैविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इन दोनों का जो फुल फॉर्म है वो भी याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NADH2 एंड FADH2? ठीक है,
तो ये जो NADH2 और FADH2 जो बनता है, NADH2 और FADH2 के पीछे बनाने का भी सबसे बड़ा रोल होता है वाइटामिन्स का। हमें पता है, हमने अभी पढ़ा है, NADH2 जो है वाइटामिन राइबोफ्लाविन से बनता है। राइबोफ्लाविन जो है ये वाइटामिन का नाम है, वाइटामिन B2 को बोला जाता है राइबोफ्लाविन। इसके अलावा जो FADH2 होता है, FADH2 जो है किससे बनता है, विटामिन B5 से। चलिए, तो ये जो है बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विटामिन्स के बारे में। उसके अलावा एक और हमारे पास न्यूट्रिएंट होता है फूड में, उसके बारे में भी हम एक बार जानकारी ले लेते हैं। वो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वाटर। जी हाँ, तो ये वाटर को हम ऐसे ही समझ जाते हैं, वाटर में कुछ ज़्यादा समझने की बात नहीं है, ये इसको हम रीड करके भी पढ़ सकते हैं। तो वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है, जिसके कारण ही हम जिंदा हैं, जिसके कारण जो इस धरती पे लाइफ है वो इम्पॉसिबल है। फाइन, तो वाटर की वो स्पेशलिटी है। अब देखिए, देयर इज़ अबाउट 65 to 70% ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। ये सभी को पता है, हमारा बॉडी जो है मेनली वाटर से ही बना होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में टोटल 65 to 70% वाटर है। आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब वाटर कितना ज़्यादा अमाउंट में है हमारे बॉडी में। ईच सेल कंटेन्स 70% वाटर वेट बाई वेट। तो हमारे एक सेल में टोटल 70% वाटर ही होता है। उसके अलावा जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें भी 90% वाटर की मात्रा होती है। अब इसके अलावा जो है ये वाटर हमारे बॉडी में किस प्रकार काम करता है वो हम देखेंगे। फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड देयर बाय होल बॉडी डिस्टर्ब्स इवन इफ देयर इज अ लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। ये तो जाहिर सी बात है, जब हमारा बॉडी ही पूरा मेन बॉडी ही पूरा 65 to 70% वाटर से बना है, उसके अलावा हर एक सेल में 70% वाटर ही है, उसमें भी ब्लड में जो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट होता है ब्लड, वो ब्लड प्लाज्मा में भी 90% वाटर है। तो इसका मतलब है वाटर के बिना तो हमारा लाइफ है ही नहीं, है ना। तो अगर थोड़ा सा भी वाटर की कमी हो गई है बॉडी में, थोड़ा सा भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा लॉस होगा हमारे बॉडी को, ठीक है। इसीलिए वाटर जो है ये बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। अब देखिए, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है अलॉन्ग विथ ऑल द अबव मेंशन न्यूट्रिएंट्स फाइबर्स को हमने भूलना नहीं है। फाइबर्स भले ही हम ज़्यादा अमाउंट में लेते भी नहीं, कंज्यूम भी नहीं करते हैं, लेकिन फाइबर्स को कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। फाइबर्स आर ऑल्सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, राइट। इन फैक्ट वी कैन नॉट डाइजेस्ट द फाइबर्स। अब देखिए, वी कैन नॉट इवन डाइजेस्ट द फाइबर्स को हम डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम डाइजेस्ट कर सकते हैं और उससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ये अभी हमने देखा है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सबसे पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, फाइन। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम उसका एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं ATP में कन्वर्ट करके। उसके अलावा हमने प्रोटीन्स को भी देखा है, प्रोटीन्स को हम अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर से भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फैट्स का भी वही है, हम उसको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं और उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कमाल की बात ये है कि फाइबर्स को हम डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन इसके बावजूद फाइबर से हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, मतलब जाहिर सी बात है, फाइबर से हमें कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होने वाला, एनर्जी हमें फाइबर से नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी फाइबर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। ये क्यों होता है हम अभी पढ़ते हैं। हाउएवर दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस, देख रहे हो, एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस। इसीलिए फाइबर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बॉडी में। इन्होंने कहा है कि फाइबर्स तो भले ही यहाँ पर डाइजेशन नहीं कर पाते हैं, ये खुद डाइजेस्ट होते हैं क्या, नहीं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये दूसरों के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ अदर्स, है ना। तो ये कितनी बड़ी बात होती है कि नहीं। इसीलिए ये भी एक मेजर
रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में। इसके अलावा ये दूसरों के सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करते हैं और इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है जो डाइजेस्ट नहीं होता है उसको भी इजेक्शन, इजेक्शन मतलब रिमूविंग आउट। ओके, इजेक्शन मीन्स रिमूविंग आउट, ये मैं अभी नोट कर देती हूँ। इजेशन, इजेशन का मतलब होता है रिमूविंग आउट फ्रॉम द बॉडी। ओके, ठीक है, रिमूविंग आउट फ्रॉम द बॉडी, इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मतलब रिमूविंग आउट of the undigested food from the body. We obtain fibers from leafy vegetables, इसीलिए मम्मी हमेशा हमें बोलती है कि हमें लीफी वेजिटेबल्स खाना है, जैसे स्पिनैच हो गया, इसके अलावा हमारे पास मेथी हो गई है और बहुत सारे कुछ लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, पालक हो गया है, ये सब लीफी वेजिटेबल्स खाने से हमें फाइबर्स मिलता है। और फाइबर्स जो है हमें खुद तो डाइजेस्ट नहीं होता है लेकिन दूसरों के डाइजेशन में ज़्यादा हेल्प करता है। और डाइजेशन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है, इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट सिस्टम इन दी बॉडी। क्यों डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि उसी से हमें एनर्जी मिलती है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा तो जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होगा अच्छे से, और अगर डाइजेशन नहीं होगा तो पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा वो तो अलग बात है। उसके अलावा अगर डाइजेशन नहीं होगा तो हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण हमें फिर दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो फटाफट जल्दी हमें अटैक करते हैं, और जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और फिर हम बीमार पड़ जाता है। फाइन, तो ये पूरा है आज का लेसन, आज का टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो गया। और इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारे जो नोट्स मैंने बनाए हैं आप देख रहे हो क्या, ये कितने कलरफुल नोट्स हैं, कितने पूरे जो पॉइंट्स है वो सब हाईलाइटेड है ना। तो ये सब नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप अगर मेरे नोट्स को भी फॉलो करते हो। इसके अलावा मेरे पास कल के भी नोट्स है, वो भी मैं आपको एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड नोट्स को देखने में, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। ये नोट्स अभी नहीं तो ये जो हाईलाइटेड वाले हैं, जितने भी हाईलाइटेड वाले मैं अभी आपको दी हूँ, ये सारे आपको लास्ट मोमेंट में ज़्यादा काम आएंगे। फाइन, ये अभी तो काम नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपको आपका एग्ज़ाम कल है परसों है, भले आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आपको एटलीस्ट 1-2 दिन का गैप तो फिर भी मिलता ही है, तो उस 1-2 दिन के गैप में अगर आपको रिवाइज करना है वो लेसन, टफ लेसन्स, तो आपको ये नोट्स काम आएंगे। तो ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देती हूँ। फाइन, तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। बाय बाय।